नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है छायावादी युग हिंदी निबंध। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हिंदी पट्टी में होने वाले जितने भी शिक्षक परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो हम पहुंच चुके हैं इतिहास सीरीज पर चर्चा करते हुए टॉपिक नंबर 76 के ऊपर। जब हम छायावादी युग में हिंदी निबंध की बात करते हैं तो इस समय के जितने भी निबंध लिखे जा रहे थे सभी के केंद्र में काव्य का स्वरूप किस तरीके का हो इसको लेकर ज्यादातर निबंध लिखे जा रहे थे। ये निबंध उस तरीके के नहीं थे जैसे कि भारतेंदु युग में निबंध लिखे जा रहे थे या फिर द्विवेदी युग में। धीरे धीरे निबंध लिखने का जो प्रचलन था कम होने लगा था, जिसकी चिंता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में भी किया है और हम भी उसकी चर्चा करेंगे। और आगे चलकर आप देखेंगे कि निबंध में एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ जिसको कि हम ललित निबंध के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिस पैमाने पर द्विवेदी युग या फिर छायावाद का जो समय चल रहा था या फिर आगे उपन्यास कहानी और नाटक लिखे गए, उस पैमाने में निबंध लिखने की कोशिश कम रही और निबंध लिखे भी गए तो ज्यादातर निबंध आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लिखे गए, उनमें आलोचना का रूप ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने पुस्तक में इस बात का उल्लेख भी करते हैं और हम उनको समझेंगे भी। शुक्ल जी निबंध नाम से यहाँ पर शीर्षक दिए हुए हैं और इसकी शुरुआत करते हुए लिखते हैं, विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े, जितने ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक लंबा वाक्य यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया और यही बताया कि जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे निबंधों को लेकर, तमाम निबंध लिखे गए, लेकिन अब यहाँ पर पता चल रहा है कि जो हिंदी साहित्य है अब वो उसका पाठ्यक्रम बन चुका है और तमाम विश्वविद्यालयों में बीए और एमए की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। आप लोगों ने जरूर कहीं कहीं पढ़ा होगा कि सबसे पहले सन 1919 ईस्वी के आसपास में कलकत्ता में एमए की पढ़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें और ये वही दौर है जब हम इस निबंध की बात कर रहे हैं या फिर शुक्ल जी की किताब के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने संकेत भी किया कि पहले तो हिंदी की सामग्री नहीं थी, हम लोगों ने मिलकर हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी, फिर हिंदी साहित्य का विकास लिखा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश चल रही थी उस समय में। और जिस हिसाब से हिंदी साहित्य को विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर समावेशित किया गया, रखा गया और उम्मीद थी कि खूब निबंध भी लिखे जाएंगे, लेकिन उस तरीके से निबंध सामने नहीं आए। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी, प्राय वही स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। अर्थ वैचित्र्य और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में आ रहा है, जो उसका बहुत उपयुक्त स्थान है। यानी कि जिस हिसाब से नूतन विकास कहानियों के भीतर में दिखलाई पड़ता है, अलग अलग तरीके की कहानियां, ऐतिहासिक सामाजिक इस तरीके की पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए कहानियां और उपन्यास लिखे जा रहे थे, लेकिन शायद निबंध में उस तरीके का प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ रहा था। इसकी चिंता आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में, अगर देखा जाए तो गद्य के क्षेत्र में नई गतिविधि के रूप में कोई चीज दिखलाई पड़ी तो ऐसे गद्य प्रबंध लिखे जा रहे थे जिनमें या तो काव्य शास्त्रीय चिंतन था या फिर वो गद्य पद्य के रूप में ज्यादा लिखे जा रहे थे। पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेम
चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत उद्भ्रांत प्रेम, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है और बतलाया कि इसका जो संबंध है वो चंद्रशेखर मुखोपाध्याय से जुड़ा हुआ है, जो कि बंग भाषा के साहित्यकार हैं। इनको देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कर सके, निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहां तक रहती थी। पीछे श्री चतुर्सेन शास्त्री के अंतःस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप देख रहे हैं कि इतिहास तो लिख रहे हैं और इस इतिहास में उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है, और साथ में आप देखते हैं कि वो शब्दों को भी गढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं, तरंगवती। तरंगवती धारा यानी कि ऐसी धारा जो कि धारा के रूप में भी हो और तरंग के रूप में भी हो, दोनों के योग को उन्होंने तरंगवती नाम दिया हुआ है। लिखते हैं कि ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए, यानी कि ज्यादातर इस समय जितने भी गद्य लिखे जा रहे थे उनके ऊपर कहीं न कहीं बंगला गद्य का प्रभाव दिखलाई पड़ रहा था। आगे लिखते हैं कि पीछे रविंद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन हुआ, वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला। ब्रह्म समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुसरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दुल्हे रूप ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है। यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कब आए। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती है, उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है। वे आने वाले हैं इसका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से मिला है, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर आए इसका पता मुझे कभी न चला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भक्ति भाव की व्यंजना दिखलाई पड़ रही है और ईश्वर को दुल्हे के रूप में चित्रित करने का प्रयास संत बर्नार्ड, यानी कि यहाँ के लोग तो भक्ति भाव रखते ही थे, यहाँ देख रहे हैं कि ईसाई लोग भी अब भक्ति भाव से काफी प्रभावित रहे। और भाषा शैली देखिए, ऐसा लग रहा है कि कहीं महादेवी वर्मा की हम कविताओं को पढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से वो कहती हैं कि मेरे प्रियतम को तम के पर्दे में आना भाता है, इस तरीके से पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बहुत सारी रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग चढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर हुई है। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएं हुई, जिनमें राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद, वियोगी हरि की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेख योग्य है। तो देखिए यहाँ पर विशेष उल्लेख योग्य तो लिख दिया गया, आप थोड़ा बहुत जरूर ध्यान में रखिए कि गीतांजलि किसकी रचना है। और यहाँ पर राय कृष्णदास की 3 रचनाओं का उल्लेख किया गया, साधना, प्रवाल और छायावाद। छायावाद नाम से तो एक प्रवृत्ति भी चली और युग भी चला, लेकिन यहाँ पर राय कृष्णदास की एक रचना के रूप में भी आप देख रहे हैं। हालांकि छायावाद शब्द
सबसे पहले किसने दिया हुआ था, इसको लेकर भी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान में रखिए कि राय कृष्णदास का संबंध साधना, प्रवाल और छायावाद जैसी रचनाओं से। इसी समय वियोगी हरि जी अभी रचनाएं कर रहे थे, जिनके शीर्षक थे भावना और अंतर्नाद। शुक्ल जी लिखते हैं कि हाल में भी भंवरलाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी है, जिसके भूमिका लेखक हैं भाषा तत्व के देश प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो सुनीति कुमार चाटुर्जिया का नाम वहां पर आता है, खासतौर से जो आर्य भाषाओं की बात की जाती है कि प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, वहां पर सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आता है। और ये क्या थे? भाषाविद थे। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस इतिहास ग्रंथ को लिख रहे हैं, मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि 1935 के आसपास के बाद से ही लिखना ये शुरू किए हुए थे। हालांकि किताब 1929 में प्रकाशित हो गई थी, लेकिन ये जो अंश हम पढ़ रहे हैं ये बाद में ही लिखा गया है, क्योंकि अब पीछे हमने आप सभी को बतलाया था कि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद, स्वर्गीय प्रेमचंद, स्वर्गीय फला-फला का नाम उन्होंने लिया हुआ था। इसका मतलब है कि जब स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद लिख दिए, तो सारी घटनाएँ 1937 के बाद की ही लिखी गई। तो उसी समय भंवरलाल सिंधी नाम के एक व्यक्ति ने वेदना नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसकी भूमिका अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पुस्तक की भूमिका लिखने का भी प्रचलन यहाँ से शुरू हो गया। इसीलिए वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अगर कोई पुस्तक लिखता है तो वो चाहता है कि किसी बड़े लेखक या साहित्यकार के द्वारा उसकी पुस्तक की भूमिका लिखी जाए, जिससे कि पाठकों पर पाठक लोग विश्वास करें कि ये अच्छी किताब हो सकती है। एक जमाना हुआ करता था कि नामवर सिंह से भूमिका लिखवाने के लिए लोग परेशान रहा करते थे, और जब वो भूमिका लिख देते थे तो इसका मतलब था कि वो किताब बहुत ही अच्छी होगी। तो उस जमाने में सुनीति कुमार चाटुर्जिया, कई जगह पर चटर्जी भी लिखा रहता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाटुर्जिया लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो कैसे शब्द भी धीरे-धीरे विकृत रूप धारण करते रहते हैं और सरलता की तरफ जाते हैं। तो उसकी भूमिका लिखे थे। आगे लिखते हैं कि यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र में गृहीत लाक्षणिक भावुकता, जो बहुत कुछ अभिनीत या अनुकृत होती है, अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं, जिनमें चित्र विधान कम और कसक, टीस, वेदना अधिक रहती है। और ये दौर भी है। आप छायावाद पढ़ेंगे तो हर कवि के अंदर कसक है, टीस है, वेदना है, और उसको प्रस्तुत करने के लिए लाक्षणिक शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। तो जाहिर सी बात है कि कविता के बहाने अन्य विधाओं पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि आपको परीक्षोपयोगी तथ्य बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस अंश को बतलाना जरूरी था ताकि आपका तार जुड़ा रहे। अगर बीच में से तार टूट जाएगा तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस चीज को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई भी युग हो और उसमें जो प्रमुख प्रवृत्ति होती है वो दूसरे प्रवृत्तियों को भी प्रभावित करती है, दूसरी विधाओं को भी प्रभावित करती है। आगे लिखते हैं कि अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रवृत्ति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी करते हैं और दूसरे को भी करते हुए पाते हैं। अतः यह मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात यह है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी सीतामऊ मालवा के रहने वाले हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने पाकर प्रतिभिज्ञा के रूप में मुगल साम्राज्य काल के कभी मधुर, भव्य और जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन के विषाद, नैराश्य, बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां की कब्र इत्यादि पर उनके भावात्मक प्रबंधों की शैली बहुत ही मार्मिक और अनूठी है। तो यहाँ पर एक नाम बताया गया जो है रघुवीर सिंह, और इन्होंने अपनी रचनाओं का जो विषय वस्तु बनाया हुआ है, और वो आप देख रहे हैं कि मुगल साम्राज्य काल को बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो भव्यता है या फिर उसके जो पतन के कारण रहे हैं, उससे निराशा जो उत्पन्न हुई है और बेबसी जो रही है,
उसको आधार बनाते हुए उन्होंने कई भावात्मक प्रबंधों को रखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान है। आमतौर पर आप देखेंगे, ये चीजें आप तभी को आपको समझ में आएंगी जब आप गद्य और पद्य में अंतर समझ जाएंगे। मुख्य अंतर आप जानते हैं कि गद्य में विचार की प्रधानता होती है और पद्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान है, जिसको कि हम कई बार गद्य काव्य भी कहते हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। अतः उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है, पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुख होता है। क्योंकि निबंध लिखने की जो शैली थी या फिर प्रचलन था, धीरे-धीरे वो कम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि लिख कर बहुत सारे लोग उसको घसीट रहे हैं। न लिखें वो चल जाएगा, लेकिन अगर गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि की अपेक्षा वो बार-बार उसमें भावुकता को समावेशित कर रहे हैं, जो कि पद्य का एक खास लक्षण हो सकता है। इसको देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को खुद यहाँ पर दुःख हो रहा है। लिखते हैं कि जो चिंतन के गुण विषय हैं, उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले-पहल काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थी, सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है। तो शेक्सपियर की एक उक्ति का यहाँ पर हिंदी में अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है कि यही प्रभाव उस समय निबंध लिखने वालों में दिखलाई पड़ रहा था। लोग काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर विचार कर रहे थे, जिसका कि प्रभाव बंग साहित्य से उन्होंने लिया था और यही था कि सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती थी। यानी कि दो खंभे थे और इन्हीं दोनों के बीच में उसका विचरण हो रहा था। आगे और चीजें समझ में आएंगी। लिखते हैं कि काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए, जिनमें सिवाय इससे कि कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुम माला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है और कुछ भी न मिलेगा। आप देखेंगे कि इसी तरीके से कविता की परिभाषा देते हुए अलग-अलग, जैसे पंत की भी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, महादेवी वर्मा की भी कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है। जयशंकर प्रसाद ने भी कविता के बारे में चिंतन मनन किया है। तो उस जमाने में ज्यादातर ऐसी ही परिभाषाएं आती थी कि कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है। जैसे आज वर्तमान काल में कहा जाता है कि ये अमृत काल चल रहा है। अब काल तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अमृत काल क्या होता है वो तो हम महसूस करने वाली चीज है। यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरीके से परिभाषा, कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है। इसी शैली का विरोध यहाँ पर एक तरीके से आलोचना मैं कर सकता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई काव्यमय पंक्ति का उल्लेख किया जा रहा है। कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुम माला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है। अब ये तीनों परिभाषाएं आप देख लीजिए, ये विचारात्मक से ज्यादा क्या है, भावात्मक प्रतीत हो रही है, बल्कि चार परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि इनके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर काव्य का स्वरूप निर्धारित किया जाए तो यही सभी परिभाषाएं आती रहती हैं। यह कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि उसकी विरुदावली बखानना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि एक कविता के लक्षण को बताया जा रहा है या फिर उसके नाम पर कोई रोदन किया जा रहा है। हमारे यहाँ के पुराने लोगों में जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, ऐसी ऐसी बहुत सी विरुदावलियां प्रचलित थी, यानी कहावतें कहा जा सकता है। और आज भी कई बार हिंदी वालों को देखते ही लोग सोचते हैं कि हर हिंदी वाला कवि होगा। कई बार मैं भी इधर-उधर जाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं खूब कविताएँ लिखता हूँगा और बोलते हैं कि 4 लाइन सुनाइए। तो परीक्षाओं के दिनों में तो हम 4 लाइन याद कर लिया करते थे, लेकिन कविता लिखना आप जानते हैं कि प्रतिभा की बात होती है, जो कि काव्य हेतु के अंतर्गत एक आती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कविता लिखते हैं। कविता लिखने से बेहतर है कि आप आलोचक बन जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो
व्यावहारिक रूप में आप सुनते होंगे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और उसी उदाहरण को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया कि इस तरीके की जो परिभाषाएँ दी गई हों, कवियों की ही दी गई हैं। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी नाम यहाँ पर दिए हैं, सभी ने कविता की परिभाषा की हुई है और आपको याद आ जानी चाहिए कि क्या-क्या परिभाषा की गई है। ठीक है ना? बहुत सारे हमारे गंभीर विद्यार्थी कमेंट भी कर सकते हैं कि पंत ने क्या कहा, महादेवी वर्मा ने क्या कहा, प्रसाद ने, इन सब तीनों की परिभाषाएँ आती रहती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, ऐसे तो प्रश्न आता ही है, इन लोगों से भी आता है। आगे लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रचलित थी पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय, रसमय, चित्रमय हो। कविता के ही निरूपण तक भावात्मक प्रणाली का यह धावा रहता तो भी एक बात थी। कवियों की आलोचना तथा और विषयों में भी इसका दखल हो रहा है। यह खटके की बात है। इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद एक अच्छे निबंधकार के तौर पर थे और वो देख रहे हैं कि निबंध कैसे पतन की ओर जा रहा है। आजकल आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर, ख़ासतौर से मैं रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि में रहता हूँ, ओरिएंटेशन कोर्स इत्यादि करता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों को जो नए जुड़ते होंगे, उनको लगता होगा कि मैं पेशेवर तौर पर यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं विशुद्ध तरीके से जैसे आप लोग मेहनत करते हैं, वैसे ही मेहनत करके और समाज की नज़र में मैं सफलता को हासिल कर चुका हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सफलता सीढ़ी दर सीढ़ी अलग तरीके की होती है। कई जगह पर नौकरी पाने को ही सफलता माना जाता है। कई जगहों पर लगता है कि जो चीज़ हम अपने जीवन में पाए हैं, अगर ज़रूरतमंदों तक हम पहुँचाएँ, तो उसको भी हम सफलता के श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो मैं जाता हूँ ओरिएंटेशन में या रिफ्रेशर में, तो जो बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर हैं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के, वो बतलाते हैं कि मेरे पास एक विद्यार्थी आया और बोला कि सर भारत दुर्दशा कब लिखा गया था? 1880 में कि 1875 में? तो उन्होंने उस बच्चे को डाँट कर भगा दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है? 1875 में लिखा गया कि 1880 में लिखा गया? उसकी विषय वस्तु क्या है? वो महत्वपूर्ण है। तो आजकल पढ़ाई का जो सिस्टम हो गया है वो बच्चों को रटंत विद्या की तरफ ले जाने वाला है। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस हिसाब से बच्चों को सफलता मिलेगी वैसे ही उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े प्रोफ़ेसर हैं, जो सीधी भर्तियों द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चले गए हैं, जो कभी परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखे ही नहीं, अब वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं। पढ़ाने के लिए मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हमारे पास विद्यार्थी आते हैं तो 1 सेकंड में रुकता हूँ, फिर उनको समझाता हूँ कि ठीक है, ये इस भी याद कर लो, लेकिन भारत दुर्दशा किस परिस्थिति में लिखी गई, उसका उद्देश्य क्या था? क्यों भारत दुर्दशा ही लिखा गया? क्यों नहीं भारत की अच्छी दशा के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कोई विषय बनाया? चूँकि उस समय की स्थिति ऐसी थी, तो भारत दुर्दशा लिखना पड़ा। तो इस तरीके से बच्चों को समझाया भी जाता है, लेकिन बड़े प्रोफ़ेसरों को लगता है कि अब क्या हो गया है कि विचार शून्यता आने लगी है विद्यार्थियों के अंतर्गत, उनको चिंता होने लगती है कि अब विद्यार्थी फैक्ट्स को रट रहे हैं। तो कई बार होता है जब तक हम सफल नहीं होते हैं तो इसी तरीके से फैक्ट को याद करते हैं। फिर जैसे मन स्थिर होता है, तो हम चिंतन-मनन भी करते हैं कि कौन रचना क्यों लिखी गई। ये तो होता ही है, तभी तो हमारे अंदर आलोचनात्मक विवेक आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी यही चिंता सता रही है कि इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा? ये एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंता भी है। और आप देख रहे हैं कि चिंतामणि भाग 1 के भूमिका को आप पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने यात्रा तो बुद्धि के साथ शुरू की है, लेकिन जगह-जगह पर हृदय का अगर समावेश करने का मौका मिला या फिर उसको मौका मिला देने का, तो हृदय को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से भाव साम्य है कुछ, आप लोगों ने भूमिका ज़रूर पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो दोबारा जब आप पढ़ेंगे, तो मेरी ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आएगी कि हाँ सर ये बात कह रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, तमाम विधाओं में निबंध एक बोरियत टाइप का विधा है, बहुत कम लोग इसमें मन लगा पाते हैं क्योंकि उसमें बुद्धि और विचार गतिशीलता की बात की जाती है, विचार प्रधान है। और जहाँ पर हम विचारों को केंद्र में रखते हैं, तो थोड़ा-सा मन बोझिल होने लगता है। ठीक है? तो ये छायावादी निबंधों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ लिखा हुआ था, जिसकी चर्चा हमने आप सभी से की है। उस क्रम को जोड़ने के लिए आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आने वाले हैं।
एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी आलोचना का जो स्वर्ण काल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आज की हमारी जो चर्चा रही, बातचीत रही, आप सभी को कैसी लगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।